A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ग्रेविटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। और ये जो टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे जुड़े हुए PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक्स भी यहीं प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। जो टेलीग्राम लिंक होगा, दिस इज़ माई चैनल। ये जो चैप्टर है दिस इज़ अबाउट ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक सी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में क्या फोर्स होता है और ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, अगर डिफरेंट प्लैनेट हैं उनकी डिफरेंट ग्रेविटी क्यों होती है और ग्रेविटी का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे मास पे या वेट पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सब चीज़ों को समझने से पहले आपको इस चैप्टर को कोरिलेट करना पड़ेगा विद द चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपने पढ़ा था मोशन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो उन सब चैप्टर्स को आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को गिरता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे न्यूटन का एप्पल, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको कि अगर हम ड्रॉप करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अ हाइट, तो ये अर्थ की तरफ फॉल करता है। इट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ फॉल करता है। ऑल द प्लैनेट्स ग्रो अराउंड द सन। क्यों करता है? पहले तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों फॉल करता है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता कहीं और? दूसरी बात कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मून जो है वो अर्थ का प्लैनेट क्यों है, वो अर्थ के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहा है? और कौन सी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है, प्लैनेट्स के ऊपर एक्ट करती है, मून के ऊपर एक्ट करती है? वो क्या ऐसी फोर्स है जो कि इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक्ट कर रही है, जो हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर एक्ट कर रही है, सैटेलाइट्स के ऊपर, जिसने कि उनको बांध के यहाँ पर रखा हुआ है? तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, हम इन सब सवालों के इस चैप्टर में जवाब ढूंढेंगे। जो न्यूटन जो है हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट इजैक न्यूटन, उन्होंने देखा था, कुड ग्रास्प दैट द सम फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, है ना। उन्होंने देखा, आपको ना इस चैप्टर में जब अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो उस चैप्टर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड मिलेगा कि भाई जो न्यूटन है साइंटिस्ट, वो एक बार अपने उस टाइम की बात है जब बहुत ही खाली टाइम था उनके पास उस टाइम पे, और ही वॉज जस्ट सिटिंग, वो सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो एक सेब ऊपर से टपकता है, उससे गिरता है, मतलब उससे उनको पता चलता है कि उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि ये कैसे गिर गया। तो आप ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस होती हैं ना, वो एकदम सडनली कभी भी होती हैं। आई मीन उनके दिमाग में ये सवाल आया तो उन्होंने उसका जवाब खोजने की कोशिश करते उन्होंने लॉज बना दिया। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ते हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं एज द लॉज की तरह हम उसको पढ़ते हैं। ग्रेविटी का लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, मोशन के लॉज जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो उन्होंने जो देखा, उन्होंने बात बताया कि भाई जो ये एप्पल गिरता है टूवर्ड्स अर्थ की तरफ गिरता है, तो ये जो अर्थ की तरफ एप्पल गिर रहा है वो एक फोर्स है, वो कोई ताकत है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो वो जो ताकत है उसको बताया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ की फोर्स है, जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर रही है। ओके, जो चांद जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, हमें दिखता है अलग अलग, हर रोज़ हमें एक अलग शेप का चांद दिखता है, फिर वो जो शेप है वो रिपीट होती है। हमने इसके बारे में भी पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे फुल मून कैसे आता है, न्यू मून कैसे आता है, और किस तरीके से सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं। ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो कुछ हाइट के बाद, वो हाइट कौन सी होती है, उतनी हाइट जितना उसको फोर्स देके उछाला गया है उतनी हाइट तक तो वो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फोर्स न्यूट्रलाइज का, धीरे धीरे फोर्स कम होगा, जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, जैसे ही वो फोर्स इतना कम हो जाएगा तो, और ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वापस आके अर्थ पे गिरेगा। तो जब हम, अब आप ये सोचिए कि जब हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, है ना,
जब हमारे स्पेस स्टेशन में सैटेलाइट्स को भेजा जाता है या कोई स्पेस क्राफ्ट को हम भेजते हैं तो हमें उसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ती है, हमें उसे उतना एक्सेलरेशन देना पड़ता है जो अर्थ के जी को, जो स्मॉल जी है, अगर उसके ग्रेविटेशनल पुल को जो है वो सरपास कर जाए, हमें उससे ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको, तभी वो उसके अर्थ के एटमॉस्फेरिक जो पुल है, जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है, उसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और जो भी हम अपने जो स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं कि भाई जाके चांद को स्टडी करके आओ, हमने मार्स के ऊपर भेजा हुआ है, तो वो सब को उसी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ता है, उसको सरपास करना पड़ेगा, तभी जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाएगा, उससे तेज़ स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं जब एप्पल गिरता है, जो एप्पल फॉलिंग एप्पल है वो क्या है, फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 सवाल अपने दिमाग में आप रखिए। जब एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है तो क्या अर्थ तो उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी बात ये सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, सोचिए अपने दिमाग में, क्या अर्थ को भी एप्पल अट्रैक्ट करता है या सिर्फ एप्पल को, मतलब अर्थ ही सिर्फ अट्रैक्ट करती है एप्पल को, क्या एप्पल भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, ये सवाल है। अगर अट्रैक्ट करता भी है तो हमें मूव होते हुए तो दिखता नहीं है अर्थ एप्पल की तरफ, है ना, सिर्फ हमें कौन मूव होते हुए दिखता है, एप्पल मूव करता है अर्थ की तरफ, अर्थ नहीं मूव करती है एप्पल की तरफ। तो सवाल हमारा ये है, क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और अगर करता है तो हमें अर्थ मूव होते क्यों नहीं दिखती है। अगर इसका जवाब हाँ है, अगर नहीं है तो हमें दिख ही रहा है कि नहीं, अर्थ ही सिर्फ अट्रैक्ट कर रही है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो अर्थ हमें मूवमेंट में क्यों नहीं दिखती, हमें सिर्फ एप्पल मूवमेंट में क्यों दिखता है, इस सवाल का जवाब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। जो थर्ड लॉ होता है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता था, थर्ड लॉ कहता था कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन, ये कहता था। तो अगर थर्ड लॉ को हम बात करते हैं, थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन है। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और हमने लास्ट क्लास में देखा था और हम जानते भी हैं कि न्यूटन के लॉज जो है वो परफेक्टली वैलिड है सो फार। हमें अभी तक कोई एक सिंगल एपिसोड भी ऐसा नहीं मिला है जो कि न्यूटन के लॉ को से अलग है या उसके लॉ को रिफ्यूट करता है। ओके, तो न्यूटन्स लॉ स्टैंड वैलिड सो फार, like for more than 300 years we have not seen or we have not encountered even a single example which is against the Newton's law, हमें कुछ नहीं मिला ऐसा। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, क्योंकि थर्ड लॉ न्यूटन ने बताया हमको, तो अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी पक्का अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला था, जो भी फोर्स है उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, जो भी उस जितने भी एक्सेलरेशन से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो मोशन का जो एक्सेलरेशन जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जो होगा, हमने ये पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू ma, है ना। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जिस तेजी से वो जा रहा है, तो इधर इधर चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ ने ये दिया था ना, F इज इक्वल टू ma, जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे तो वो फोर्स अपॉन मास, जितनी भी फोर्स है, जो मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस वी हैव लर्न फ्रॉम व्हाट, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ कहता था कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, जिस तेजी से वो उसको खींच रहा है। ओके, वो एक्सेलरेशन जो है वो उसके मास के प्रोपोर्शन के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो जो मास है एप्पल का वो तो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू अर्थ। अगर हम एक अर्थ की बात करते हैं, ये अर्थ है और ये जो है हमारे न्यूटन का छोटा सा एप्पल है। ठीक है, ये एप्पल है, ये अर्थ है, ये तो और भी छोटा है, मैंने तो थोड़ा बड़ा एप्पल बना दिया अर्थ के कंपैरिजन में। एप्पल और अर्थ के केस में अर्थ कितने टाइम्स बड़ी है एप्पल से, और एप्पल बिल्कुल छोटा सा है। तो क्या है, एप्पल के केस में एप्पल का मास जो है नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। तो इस वजह से वी डू नॉट सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एप्पल। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करेंगे
तो F इज इक्वल टू ma होता है। दिस वी हैव लर्नड इन द लास्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? तब तक वो मोशन के देखो 3 लॉ पढ़े थे हमने, है ना। फर्स्ट लॉ कहता था कि जो भी स्टेट होती है एक ऑब्जेक्ट की, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मूवमेंट में है, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कब तक? अनलेस और अनटिल कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ओके, ये हमने पढ़ा था कि कोई बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, तभी उसकी स्टेट में चेंज आएगा। सेकेंड लॉ बोलता था F इज इक्वल टू जो फोर्स लगेगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, वो उसके प्रोपोर्शन में रहेगा जो भी फोर्स होगा। थर्ड क्या कहता था कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है किसी भी एक्शन के अगेंस्ट। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है एप्पल का जो मास है वो बहुत ही छोटा सा है इस कंपेयर टू अर्थ। तो हमें क्या होता है, अर्थ की मूवमेंट हमें टूवर्ड्स एप्पल नहीं दिखाई देती। किसकी तरफ मूव करता है? अर्थ की तरफ। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है, दिस सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर व्हाई अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स मून। मून और अर्थ का केस अगर आप देखेंगे तो भी मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, जैसे अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, सेम वे मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। बट वो क्या कहता है, हमारी अर्थ जो होगी मून की तरफ मूव नहीं करेगी क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, मून ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में रहेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये मून और अर्थ और या सन या अर्थ की बात नहीं हो रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको इस यूनिवर्स में नज़र आते हैं जिनके अंदर मास है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्रोपोर्शन टू देयर मास। ओके, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबसे पहले एक्सपीरियंस कहाँ पे कर रहे हैं? एप्पल गिर रहा है अर्थ के ऊपर। ओके, कोई भी चीज़ जिसको हम फेंकते हैं वो अर्थ के ऊपर सरफेस पे जाके गिर जाती है। नॉट ओनली अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की बात आप कर लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट वो आपस में जिसके अंदर मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर मास। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटेशन का लॉ है। 3 लॉ ऑफ मोशन तो है ही, उसी की तरह न्यूटन जी का एक क्या है, ग्रेविटेशन का लॉ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन ने सीधा सीधा बोला। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये कितना बड़ा ब्लॉक है m1 और ये एक छोटा सा ब्लॉक है m2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है, या d मान लो डिस्टेंस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 एंड m1 मास है इसका, और d जो है इसका स्क्वायर, मतलब इसको d मान लो या इसको r मान लो, डिस्टेंस को इसका स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? जो उसके बीच में दोनों जो प्रोडक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 एंड m2 के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिसका इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। g जो है ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? दिस इज ऑल्सो गिवन बाय न्यूटन। ये कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बाय ईच अदर इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन। उनके जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमेशा। क्या? फोर्स। ओके, जो फोर्स लगा हुआ है, कितना फोर्स है उसके, तो ये आपने देख लेंगे m1 m2 एंड r मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अप्लाइड बातों को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और इस लॉ से अप्लाई करके हम जितनी चीज़ें और डिराइव कर सकते हैं हम और डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। 2 बॉडीज़ हैं, m1 है m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स क्या होगा? जो फोर्स होगा दैट वुड बी F1 और F2 इक्वल होगा, है ना।
इज इक्वल टू G(m1)(m2), दोनों का मास लगेगा ना, बाय r², इसके इक्वल होगा जो फोर्स होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये G क्या थी, ये G क्या है भाई, तो ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है G को। वो क्या, द एक्चुअल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू बॉडीज कैन बी गिवन बाय, ये हम ये वाली इक्वेशन अब जान चुके हैं। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg², ये इसकी वैल्यू होती है। ये जो है कैसे आपने डिराइव की है, कैसे हुई है डिराइव, इसकी डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में दी गई है, आप आराम से बैठ के उसकी डेरिवेशन देख लें कि भाई इस तरीके से उसका मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट किसने किया था, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट हैं हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने 1798 में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी, उसके बेसिस पे उन्होंने यूनिवर्सल कांस्टेंट G की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। कैसे किया था आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। उन्होंने क्या किया था, एक जगह पे मास कर दिया था प्लॉट, एक जगह पे डिस्टेंस प्लॉट करके निकल जाती है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, स्टार्टिंग में जब उस टाइम की बात हो रही है, जिस टाइम पे न्यूटन बैठे हैं और जिस टाइम पे कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट हैं, उस टाइम पे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। आज भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर आपको रैंडमली बैठे हुए क्लास के माध्यम से मैं बोल दूँ कि चलो अर्थ का मास कितना है कैलकुलेट कर दो, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गूगल इट। गूगल करेंगे ना आप, तो गूगल पे किसने लिखा है, वो जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट सच में वर्दी हैं अप्रिसिएशन के। ठीक है, तो बात हम क्या कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, एक उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ कोर ऑन एक्सपेरिमेंट ऑल्टर इज रोटेशनल इनर्शिया बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ G इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ग्लोब। उन्होंने ये बताया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, G की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो G की वैल्यू है वो अर्थ के अगर सारे जगह पर हम देखेंगे तो वो जगह हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। और उसका उन्होंने कारण क्या बताया, उसका उन्होंने कारण बताया रोटेशनल इनर्शिया जो है उसके वजह से G की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। ओके, उन्होंने एक थ्योरी और दी, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करते हैं, इफ इट इज़ ट्रू दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, अगर हम मानते हैं कि यूनिवर्स जो है एवर एक्सपेंडिंग है, जो कि बिग बैंग थ्योरी कहती है, वो भी एक हाइपोथेसिस है। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमने कोई थ्योरी दिया है, थ्योरी की एंटी थीसिस आ जाती है। देखो, जब भी कोई थीसिस हम देते हैं उसके अगेंस्ट में दोबारा बाद में एक्सपेरिमेंट से और एंटी थीसिस आती रहती है। तो साइंस का मतलब ही होता है कि वो निरंतर एडवांस होता रहता है, हर वक्त वो एडवांस होता रहता है। कोई भी साइंटिस्ट रुकते नहीं है। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या, जब वो कर रहा है उस वक्त भी अलग अलग लोग अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो अपने अपने थ्योरीज देंगे। सो व्हाट वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है, हमेशा एक्सपेंड कर रहा है जैसा कि बिग बैंग थ्योरी कहती है, तो जो वैल्यू ऑफ G जो है वो लगातार डिक्रीज करती रहेगी, ये उन्होंने कहा था। फन फैक्ट है, इसके डिटेल में हम बहुत नहीं घुसेंगे तो हम इसी के ऊपर बात करते रहेंगे बहुत पूरा टाइम, है ना। तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको किसने किया था, न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज़ किया, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज़ हुआ, कैपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है उसमें यूज़ हुआ, टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन। इट्स जो G है, जो बिग G की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, उसकी वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो उसकी जो वैल्यू है इस सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में उसका यूज़ किया था। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि G की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो हम एक बार बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका इंपॉर्टेंस हमें कहाँ कहाँ पे दिखता है। तो ये स्लाइड जो है आप सब लोग जो ये लेक्चर देख रहे हैं ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि सवाल तो इसमें से आएंगे, सवाल उतने डीप फिजिक्स में से नहीं आएंगे। ओके, इधर से आएगा। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है बहुत सारे फिनोमिना जो हैं, वो हम इस लॉ के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। जैसे कि फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम अर्थ के ऊपर क्यों रहते हैं, हम गिर क्यों नहीं जाते अगर अर्थ गोल है तो। आता है ना ये सवाल दिमाग में, हम कैसे नहीं गिर जाते, क्योंकि अर्थ ने हमको अपने ग्रेविटेशन में पकड़ के रखा है, उसी की वजह से हम चल पा रहे हैं, उसी की वजह से हमारा वेट फील होता है हमको।
मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, अगर चांद हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसका कारण कौन है? ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड सन, अगर सन के चारों तरफ हम एक सोलर सिस्टम है तो हम क्यों हैं? इसलिए हम सोलर सिस्टम, क्योंकि सन के ग्रेविटेशन ने हमको सबको, सारे प्लैनेट्स को पकड़ के रखा हुआ है। दैट इज वाई वी फॉर्म अ सोलर सिस्टम। हम किसी और स्टार की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो गए? मतलब हम सोलर सिस्टम का ही क्यों पार्ट हैं? क्योंकि हमारा जो स्टार है वो सन है, और सन ने हमको अपने ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर पकड़ के रखा हुआ है, हमें भी और बाकी सारे प्लैनेट्स को भी, जिसको आप जानते हैं। जो टाइड्स आती हैं ड्यू टू मून एंड सन, जो टाइड्स आती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, हाई टाइड लो टाइड, वो सब किसकी वजह से होती हैं? चांद और सूरज के अट्रैक्शन की वजह से। हमारी अर्थ तो उधर से उधर नहीं घूमती, लेकिन अर्थ के ऊपर जो फ्लूइड पार्ट है विच इज़ वाटर, वो ज़रूर अट्रैक्ट होता है, कभी सन की तरफ कभी मून की तरफ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ग्रेविटेशन का अगर आप लॉ समझते हैं तो उसके अप्लाइड पार्ट को अगर आप देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये सारे जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सब का कारण क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि हम जो जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जब हम स्मॉल जी की वैल्यू की बात करेंगे। अब चलो, अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, ये वाला लॉ पढ़ा था हमने। एक फोर्स जो होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, जिस स्पीड से आ रहा है, तो ये हमने पढ़ा था। अगर हम अर्थ के केस में बात करते हैं, अर्थ के केस में, ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन उसको मिलता है, वो एक स्पीड से गिर रहा है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ले जाके छोड़ दिया तो वो अर्थ की तरफ किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, आपने देखा, एक स्पीड को फॉलो कर रहा है वो उस स्पीड को, तो वो स्पीड कौन सी है? वो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो जी है, जी, उसको स्मॉल जी कहा है हमने। उस स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन है उसकी तरफ वो जा रहा है, तो फोर्स कितना हो गया? एम जी। जो मास है उस ऑब्जेक्ट का वो कितने एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ जा रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज स्मॉल जी। ठीक है, फिर हमने अभी पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एफ जो था, फोर्स जो था, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फॉल कर रहा है, तो वो जो फोर्स था वो क्या था? जी कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, ये भी था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी एफ था, ये भी एफ था। तो ये मैथमेटिक्स की बात पढ़ा रही हूँ अब मैं थोड़ी सी आपको, तो ये एफ और ये एफ इक्वल हो गया ना, तो जी जो हो गया इज इक्वल टू, अगर हम ये लिखते हैं, अगर इनको डिराइव करते हैं तो एम जी जो हो गया इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये एम से ये वाला एम कैंसिल हो गया, स्मॉल वाला एम, जो स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का था जो गिर रहा है, तो जी क्या आ गया? जी आ गया, जी इज इक्वल टू जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ आ गया और आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब मास ऑफ अर्थ ये हमें पता है, आर जो है वो उसकी रेडियस है। टू रिड्यूस जी एस, तो हम जी की वैल्यू जो है, जी कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, तो स्मॉल जी की वैल्यू निकल आएगी। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है, कितने एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉल करता है, उसकी वैल्यू हम जान चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को फॉलो करके वो जो है, उतने एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, तो ये होता है स्मॉल जी। तो हमने दो जी की बात कर ली, एक जी जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा जी है एक्सेलरेशन, जो कि जिस एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन फेल्ट बाय एनी फ्री फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स अर्थ। अगर अर्थ की तरफ कोई फ्री फॉल करेगी बॉडी, फ्री फॉल में क्या मतलब है? फ्री फॉल का किसी फोर्स के साथ नहीं फेंका जा रहा उसको, फ्री फॉल करे, ऐसे आपने उसको सिर्फ छोड़ा है, तो जो वो फॉल करेगी फ्री, तो ये जी जो है किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने निकाल ली है इस फॉर्मूला में पुट करके। तो ये वैल्यू जो होती है आपको याद रखनी होती है, और कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको याद रखनी होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जो साइंस के इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों जी की वैल्यू याद करनी होती थी। याद करिए, हम सब ने याद की थी स्कूल टाइम में। ओके, तो अब हमने देख लिया जी में व्हाट इज जी एंड व्हाट इज दिस जी, बिग जी एंड स्मॉल जी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका क्या मतलब होता है और इनकी वैल्यू क्या क्या है, बाय दिस टाइम वी अंडरस्टूड। ओके,
तो ये जो जी है, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसमें से सवाल भी आएगा, जिसका कारण आप समझेंगे अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सबने रट के रखा होगा कि अर्थ जो होती है ना, अर्थ का जो रेडियस है वो सब जगह सेम नहीं है। इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है। उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन है ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है। और पोल्स टू पोल्स, इसका ये पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोल टू पोल जो है अर्थ का जो डायमीटर है वो कम है और इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट डायमीटर है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो बात ये हो रही है कि जी की वैल्यू जो होती है दोनों जगह अलग अलग होती है। अब हमने जानते हैं कि जी की वैल्यू में क्या था। जी की वैल्यू में, क्योंकि कोर जो है अर्थ का उसको हम सेंटर मान रहे हैं, तो जितना इसके आप पास जाएंगे तो उतना क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब उतना तेजी से, ये समझ लीजिए उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा आपको। देखो, ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ये हमने करके G इज इक्वल टू जी एम ई, ये वाला हमने, ये तो हम देख ही चुके हैं, हमने वैल्यू निकाल ली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, अभी देखा था हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी स्मॉल जी की वैल्यू। ये क्या था? ये एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन गेन होता है एक ऑब्जेक्ट में, उसको हमने बोला था जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? दोनों चीज़ें, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, इसके अंदर डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, जो हमने अभी निकाला था। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ये हमारी क्या होगी? सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी, मतलब व्हेन वी आर एट द सी लेवल। अभी हम बात कर रहे थे पोल्स से पोल तक जो होता है डायमीटर कम होता है, तो पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। इक्वेटर पर क्या होगी? जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फोर्स, तो जी की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग जो होगा फॉल कर जाएगी। तो अगर the moon's falling, moon's revolution around earth, the moon revolves around earth due to centripetal force which is the force of gravity on earth। तो ठीक है, ये एक अलग बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया जी की वैल्यू जो होगी पोल्स पे और इक्वेटर पे अलग अलग होती है। अब इसका अप्लाइड पार्ट क्या होता है? जी की वैल्यू अलग होने से क्या होता है? हमारे वेट में डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा वेट जो होता है पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा होता है। ये उसका अप्लाइड पार्ट है। फिर अब आप देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून सीजेज, अगर मान लीजिए अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है अर्थ का और मून का, अर्थ ने जो मून को अट्रैक्ट करके रखा, अगर वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो मून का क्या होगा? मून जो होगा दूर चला जाएगा, दूर जाके एक टेंजेंट पे जाके गिरेगा। मान लीजिए ये है, इस डायग्राम से आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से बंधा हुआ है, अगर आप उसको घुमा रहे हैं चारों तरफ, ऐसे आपने धागा से बांधा हुआ है और उससे आप एक पत्थर को घुमा रहे करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। जैसे ही आप वो धागा तोड़ेंगे, मान लो आपने वो धागा तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसे सीधी लाइन में कहीं पे जाके गिरेगा, इधर जिस डायरेक्शन में आप उसको घुमा रहे हैं, एकदम टेंजेंट, बिल्कुल सीधा जाएगा, 90 डिग्री पे वो जाके गिरेगा वहाँ से। तो यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्लाइड में, इस पॉइंट में। देखो, अगर अर्थ पे मून का, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो मून क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट अराउंड अर्थ, वो उसके ऑर्बिट पे टेंजेंट में चला जाएगा। तो क्यों जाएगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो खत्म हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो फोर्स टूवर्ड सेंटर लगता है। तो हम पढ़ लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले चैप्टर में भी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसको कौन सी फोर्स जो एक्सपीरियंस करती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। दो तरीके की फोर्सेस होती हैं सर्कल में, टूवर्ड्स द सेंटर और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। टूवर्ड्स द सेंटर क्या है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो कि एक्सपीरियंस होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यू हैव अंडरस्टूड दिस। जब भी ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो इट एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये आपने देख लिया। अगर सेंटर से कोई टाइड है या सेंटर से अट्रैक्टेड है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो एकदम इस डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा। फिर हम बात करते हैं फ्री फॉल एंड मोशन के बारे में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, जी, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो जी जो होती है, अभी हमने बात किया, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। जब भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट आप घेरिए, कितना भी भारी ऑब्जेक्ट है उसको घेरिए, क्या अर्थ उसको, क्या भारी ऑब्जेक्ट को तेजी से खींचेगी या हल्के ऑब्जेक्ट को धीरे खींचती है? ऐसा नहीं होता। अर्थ का जी जो है वो सेम रहता है। तो जो जी है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के, जो स्मॉल जी है जिससे कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के एम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, दैट इज एनी ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर फ्री फॉल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेनी होगी। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी, क्या वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है? नो, क्योंकि ये जो है जी किसका एक्सेलरेशन है, ये अर्थ का है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। चाहे मास 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, चाहे वो 1000 किलो का ऑब्जेक्ट है, जो जी की वैल्यू है वो सेम रहती है। ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ द मोशन, हमने जो पहली क्लास में मोशन की इक्वेशन देखी थी वो यहाँ सारे यूनिफॉर्म मोशन में ट्रू होती हैं। तो अगर साइन ऑफ कन्वेंशन दे रखा है हमने नॉर्म बनाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करेगा तो उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव हम मानते हैं, जब अवे फ्रॉम अर्थ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू मानते हैं। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। हमने उसको खुद से कोई स्पीड देके नहीं भेजा, हमने सिर्फ छोड़ा है, हमने उसको कोई फोर्स नहीं दिया। एक ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी लेके यहाँ बैठा हुआ था, हमने सिर्फ क्या किया, उसको छोड़ दिया और वो अपने आप जो गिरेगा वो। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी लेकिन साथ में हमने उसको फेंका, हमने साथ में उसे और फोर्स दे दिया, तो वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल कब होता है? जब वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो होती है इज एक्टिंग ऑन द, इस डायग्राम की बात करेंगे अब हम। ठीक है, ये आप समझ गए फ्री फॉल क्या होता है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ये अर्थ है, ये एक बॉल गिर रही है। ठीक है, तो ये बॉल गिर रही है, तो अब इस बात की बात हो रही है कि जो द सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल, द मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। अगर हम उसको फोर्स के साथ फेंकेंगे तो द फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब फ्री फॉल सिर्फ उसी को मानेंगे जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। अगर हम फेंकेंगे किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के, तो वो फ्री फॉल नहीं होता, तब हम उसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशन क्या है, स्मॉल जी क्या है, बिग जी क्या है, फोर्स जो होती है वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जो छोटी बॉडी होती है वो भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन क्योंकि उसका मास बहुत कम है तो इसलिए हमें मूवमेंट जो है हमेशा छोटी बॉडी का टुवर्ड्स द बिग बॉडी दिखाई देता है। जो बड़ा वाला जो मास होगा वो कभी इधर मूव नहीं करता। ठीक है, हमने ये सारी बातें देख ली। स्मॉल जी की वैल्यू जो रहती है वो अर्थ पे अलग अलग हो सकती है, ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेट एंड मास। ये क्या होता है? तो अगर हम वेट की बात करते हैं, वेट एंड मास, तो मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, उसका मेजरमेंट है उसके इनर्शिया का, कि भाई उसके अंदर कितना इनर्शिया है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। देखो, हम कॉमन पार्लेंस में वेट और मास को एक तरीके से समझते हैं, बट वेट और मास जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं हमेशा। तो मास क्या है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है और वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स। मास तो सेम रहेगा, अगर कोई जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो तो सेम रहेगा, है ना। वेट लेकिन क्या होता है? वेट जो होता है कीप्स चेंजिंग ऑन द एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। अभी मैंने आपको बताया था पोल्स पे क्या होता है, हमारा वेट कम ज़्यादा होता है। कैसे? जी की वैल्यू चेंज होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ये F इज इक्वल टू mg होता है, यही होता है वेट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है तो हमें उसे, अर्थ या कोई भी प्लैनेट, तो वो उसका वेट होता है, वो उसके वेट को डिनोट करता है। ओके,
तो वेट जो होता है एक ऑब्जेक्ट का, अगर हम मून की बात करें तो मून पर 1/6 टाइम हो जाता है वेट ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की जो जी की वैल्यू है वो स्मॉल है। तो ये जो है वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स एंड मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है, मास एंड वेट। मास जो होगा उसका इनर्शिया है, मेजरमेंट क्या है उसके इनर्शिया की। वेट लेकिन क्या होता है, वेट में जो जी होता है वो काम करेगा कितने उससे अट्रैक्ट किया जा रहा है उस बॉडी को, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन मास एज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है, ये ऐसा यूनिट ऑफ मास है किलोग्राम। लेकिन मास जो है, मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम, ओनली फॉर सर्टेन एक्सट्रीम केसेस व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन और टेकन फ्रॉम अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, in a nuclear reaction tiny amount of matter is converted into huge amount of energy, this reduces the mass of substance। देखिए इसमें एक नोट दिया गया, क्वेश्चन भी है ये आपके लिए, एक्सेप्शनल केस है। देखो वैसे तो मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा हर जगह पर, बट अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ले लिया और उसके से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, तब उसका मास जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो तब मास चेंज हो जाता है, अदरवाइज मास जो होता है कांस्टेंट रहता है। वेट क्या है फिर? वेट जो है मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो उसका वेट है। हमने मास क्या बोला? मास जो है उसका मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है उस बॉडी के अंदर, वो केजीज में हम नापते हैं। लेकिन जो वेट होता है वो क्या है? उसका मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो किस में आएगी उसकी वैल्यू? उसका जो यूनिट होगी वो भी डिफरेंट होगी। केजी किसकी यूनिट है? मास की। तो फॉर्मूला फॉर वेट इज गिवन बाय डब्ल्यू, वेट है जितना मास है और उसके अंदर ग्रेविटी ऐड हो जाता है mg। तो एज द वेट इज अ फोर्स, इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो द सेम दैट ऑफ फोर्स। एज द वेट इज अ फोर्स, क्योंकि वेट एक फोर्स है, तो जो SI यूनिट है फोर्स की, वही SI यूनिट जो होगी वेट के लिए यूज होती है। तो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो जब हम नॉर्मल उसमें पूछते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, तो वो एक्चुअल में आप क्या पूछ रहे होते हैं? वो एक्चुअल में आप उस पर्सन का मास पूछते हैं, है ना, वो उसकी बॉडी का मास है। वेट तो है वो बदलता रहेगा, चांद पर जाओगे तो कम हो जाएगा वेट, कहीं और जाएंगे नॉर्थ पोल पे जाओगे बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे बैठ के नापोगे तो कम रहेगा। फाइन, आई होप आपको वेट और मास के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। तो मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, but acceleration due to the cavity does change from place to place। To understand this concept हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो मास मैटर है, उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मास, जिसकी यूनिट क्या है? केजी में, किलोग्राम, है ना, उसमें देखते हैं। बट वेट क्या है? वेट वो है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब हमारे बॉडी पे एक्ट करके तब हम निकालते हैं। W वेट क्या है? mg। तो g जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेट चेंज होता है। तो वेट की यूनिट क्या हो गई? वेट की यूनिट हो गई न्यूटन। तो बॉडी जिसके पास मास m है एंड वेट एंड मैग्नीट्यूड w, तो w क्या होगा? mg। w इज इक्वल टू mg। तो नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है, ऑब्लेट स्फीयर है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये ऑब्लेट स्फीयर है, ये वाला जो डायामीटर है वो, ये वाला r जो है लेस देन दिस r, ये वाला जो r है ये वाले r से कम है। तो इसलिए क्या हो रहा है? अलग अलग वेट आपको नोटिस किया जाएगा पोल्स पे एंड इक्वेटर पे। शेप ऑफ अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, यही बात मैंने आपको बताई है। उसका जो स्फीरॉइड है, ये स्फीरॉइड है, तो इक्वेटर पे जो है ज़्यादा है सेंटर ऑफ द अर्थ देन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द पोल। तो एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हम जानते हैं, g जो था क्या था? m/r² था, है ना। तो r² जितना कम होता जाएगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी पूरा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, अगर ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ पे आपको कम फील होगा g, यहाँ पे ज़्यादा g फील होगा। जो फोर्स है ये F था ना, तो ये फोर्स जो है चेंज हो जाएगा। तो अ पर्सन स्टैंडिंग एट द नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस मोर वेट, और जो इक्वेटर के पास होगा उसका वेट, आपको उसी पर्सन का वेट कम हो जाएगा। तो आई होप आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये किस तरीके से वेरी कर रहा है स्मॉल g के साथ साथ, ये भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है थर्स्ट एंड प्रेशर।
इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फोर्स जब एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम कहते हैं थ्रस्ट के बारे, उसको थ्रस्ट बोला जाता है। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, उतना ही डिपेंड करेगा जितने एरिया पे वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो जो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, the pressure is the thrust per unit area. The SI unit is Pascal. Force acting on a smaller area applies more pressure than the same force acting on a larger area. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पर यूनिट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रेशर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है उसको थ्रस्ट कहते हैं, और वो डिपेंड करता है, प्रेशर जो होता है इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो जितने एरिया पे लग रहा है वो प्रेशर, वो उसी पे डिपेंड करेगा। अगर स्मॉलर एरिया पे लगेगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रेशर, अगर वही प्रेशर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इतने बड़े एरिया में तो वो कम फील होगा, क्योंकि वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर। छोटे एरिया में लगाओगे उतना ही फोर्स तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। अगर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस एरिया ए, देन द प्रेशर पी इज डिफाइंड एज प्रेशर कितना होगा, फोर्स इनटू एरिया, है ना। ओके, एज यू ब्लो अप अ बलून इट बिकम्स हार्डर टू ब्लो द बलून एज इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसके अंदर प्रेशर जो होगा इनसाइड द बलून इंक्रीज हो रहा है। पहले बैलून के अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं था, आप उसके अंदर हवा डाले जा रहे थे तो आपको इजी था। जब प्रेशर उसके अंदर बिल्डअप हो गया अंदर वाली हवा का, तो उसके अंदर और हवा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये इसका अप्लाइड पार्ट है। अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं, कोई भी लिक्विड्स हैं, दिस प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर दैट फॉर्म्स द थर्स्ट फोर्स। ठीक है, the pressure applied by the fluid is pressure is equal to thrust area। 1 पास्कल जो होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 पास्कल प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो क्या था, फोर्स पर मीटर स्क्वायर, या फिर थ्रस्ट जो है क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, इससे आप देख सकते हैं, देखो जब कोई ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये एरोप्लेन जब उड़ने की कोशिश करता है, ये लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी इसको इधर खींचती रहती है, जो इसको थ्रस्ट इसकी आगे की तरफ लग रहा है, ड्रैग जो है इसको पीछे खींचता है, ड्रैग इफेक्ट जो होगा फ्रिक्शन वो इसको इस तरफ अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींचने की कोशिश कर रही है, ये ऊपर एक्सेलरेशन लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स की। जो प्रेशर exerted by a fluid in a container is transmitted undiminished in all direction on the walls of container। अगर हम एक कंटेनर में प्रेशर फ्लूइड है जिसके अंदर फिल्ड, उसके अगर प्रेशर मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में लगता है। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, है ना। जो अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an object is known as upthrust और buoyant force। ओके, अगर हम बात करते हैं एक लिक्विड की, अगर आपने देखा होगा बोट जो होती है पानी में चल रही है, तो अगर हम बात करते हैं बोट की जो कि पानी पे फ्लोट कर रही है, तो बोट क्या करती है, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, और लेकिन पानी क्या कर रहा है, उसको न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग उसको पीछे वापस से ऊपर धकेलता है। तो ये जो ऊपर धकेल रहा है ना पानी, जिसको अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, इसी को बोला जाता है बायोंट फोर्स। जो बायोंसी की बात होती है ना, वो फ्लोट कैसे करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसे बायोंट फोर्स कहा जाता है। वो बायोंसी कैसे आती है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर वो पानी को नीचे धकेलता है, तो पानी उसको दोबारा से ऊपर धकेलता है, तो वो जो ऊपर धकेलने की फोर्स होती है उसे बायोंसी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है, कितना बायोंस फोर्स उसको मिलेगा, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वो फ्लूइड कितना डेंस है उसकी डेंसिटी के ऊपर जो है वो बायोंसी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की लेस देन द फ्लूइड है तो इट विल फ्लोट। वो जो ऑब्जेक्ट है
जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं कर पाएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या करेगा, वो जो क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसी के वजह से फ्लोट कर पाते हैं बड़े बड़े जहाज, नाव, ये सब फ्लोट कर पाते हैं। क्या बोला आर्किमिडीज ने, उसने बोला कि जब भी कोई बॉडी आधी डूबती है या पूरी तरीके से पानी के अंदर जाती है तो जितना वो उसको अपथर्स्ट फोर्स देता है कोई भी फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड में वो जा रही है, वो इक्वल होता है कितना वेट उस बॉडी ने हटाया है। डेंसिटी पे तो है ही डिपेंड करता, लेकिन अब आप बोलेंगे लोहे के इतने जहाज, लोहे की डेंसिटी तो ज़्यादा है ना, वो कैसे फ्लोट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपको, हमें उसका इतना बड़ा एरिया बनाना पड़ता है कि जितना उस पूरे शिप का वेट है उससे ज़्यादा वो पानी हटाए। जब वो डूबेगा तो उससे ज़्यादा पानी को हटा देगा। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है टोटल, तो वो फ्लोट करेगा। अगर उससे कम उसने फ्लूइड को हटाया तो वो फ्लोट नहीं करेगा। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करेगा जब वो जो बायोंसी उसको तभी मिलेगी जितने फ्लूइड को वो हटाता है, जितने फ्लूइड को धकेल देता है दूर, वो उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के वेट से। सिंपल है। तो प्रेशर इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ एच बिलो द सरफेस। ये आप पढ़ लेना इस वाले चार्ट को। फिर बात होती है एक कंसेप्ट रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जितनी उस सब्सटेंस की डेंसिटी है उसको हम वाटर के साथ डिवाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैटर। डेंसिटी क्या होता है तो आपको पता है, अमाउंट ऑफ मास इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैटर, मतलब इतना सा ये है, उसके अंदर कितना मास आया हुआ है उसका, इतने से में देखिए एयर, इतने से ब्लॉक के अंदर एयर कितनी आएगी और इतने से ब्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल लेड कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मास इन वॉल्यूम ऑफ मैटर, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट डेंसिटी, ये हम जानते हैं। डिफरेंस जो होता है बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी इज दैट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 1 gram per 1 cubic centimeter is the density of water. This density is treated as standard and the density of any other material, liquid जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं relative to this density, है ना। वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की, उसके कंपैरिजन में हम बाकी के सारे सब्सटेंस की डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का ये दिखाया गया है, डायग्रामेटिकली इसमें बताया गया है। तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। उस मास का जिसका हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए mx, उसको रेफरेंस टू दैट सब्सटेंस, मास ऑफ ए सब्सटेंस टू दैट ऑफ ए रेफरेंस सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का निकालना है रेफरेंस सब्सटेंस। तो लेट अस कंसीडर डेंसिटी ऑफ हनी इज अप्रॉक्सीमेटली 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड बी 1.41/1। ठीक है, specific gravity is the ratio, therefore specific gravity does not have a unit and hence specific gravity is dimensionless physical quantity। dimensionless physical quantity होती है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है मास ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की आपने निकालनी है उसके रेफरेंस सब्सटेंस के साथ उसके मास का रेशियो होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस, इफ इट विल फ्लोट और सिंक, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट रिलेटिव मास और रिलेटिव डेंसिटी। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बिलो 1 है देन इट विल फ्लोट एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट विल सिंक। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट
ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने जानने की कोशिश की, हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ को न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ रिलेट किया, हमने ये पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है, मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने बात किया कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सन या अर्थ ही एग्जर्ट नहीं करते हैं, जितने भी चीज़ें आप इस यूनिवर्स में सोच सकते हैं उन सब के अंदर उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है। फिर हमने बात किया कि स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी के बारे में हमने बात किया। तो स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी जो था, स्मॉल जी था एक्सेलरेशन था, वो एक्सेलरेशन जिससे कि अर्थ जो है किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर हमने बात किया कि ये जो जी है इसकी वैल्यू हर जगह पर अलग अलग हो सकती है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि रेडियस ऑफ द अर्थ डिफरेंट हो सकता है, हमने इसके बारे में बात किया। हमने ये जानने की कोशिश किया कि वेट जो होता है वो मास से अलग है। हमने ये बोला कि मास जो होता है वो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको कहते हैं, बट वेट जब हम बात करते हैं तो वो mg होता है, ठीक है, उसमें g का वैल्यू भी आता है। बट हम जिस वेट की बात करते हैं नॉर्मल कॉमन टर्म्स में वो एक्चुअल में मास होता है, राइट। हमने ये सारे छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में जानने की कोशिश की। आई होप आपको ये चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। जानबूझ के मैंने न्यूमेरिकल्स को इसमें नहीं रखा, क्योंकि हम ये चैप्टर्स किस लिए पढ़ रहे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन आपका फोकस है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जब भी कोई सवाल मिलेगा तो वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा। सवाल इन द सेंस न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको कि इतना ये मास है, इतना ये, इसको कैलकुलेट करो, नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा। आपको ये सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे कि भाई पोल्स पे वेट ज़्यादा होगा या इक्वेटर पे वेट ज़्यादा होगा, या फिर क्यों ऐसा होता है, मास की वजह से होता है या वेट की वजह से होता है, या कैपिटल जी की वजह से होता है, स्मॉल जी की वजह से होता है, या इस तरीके के सवाल कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा, इस टाइप के सवाल। जब वो गलत है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर क्वेश्चन देखने से ज़्यादा समझने का चैप्टर था। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं, और अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आते हैं तो आपको इससे जुड़े एडवांस कंसेप्ट को समझने में आसानी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगी। तो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप आप इससे जुड़े हुए सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।